नमस्कार। अब हम शुरू करेंगे पेपर 3। ये पेपर दोस्तों कहाँ का है? 2017 से है। 2017 जनवरी में 2 पेपर हुए थे योगा के, जिसमें एक पेपर 2 था। पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होता है, ये हमें पता है। पेपर 2 हम कर चुके हैं पहले। पेपर 3 अब हम करेंगे, जिसमें 75 क्वेश्चन आते थे और पेपर 2 में 50 क्वेश्चन हमने किए हैं। पहला क्वेश्चन, आर्य अष्टांगिक मार्ग किसकी देन है? महात्मा बुद्ध की देन है। महात्मा बुद्ध का दर्शन कौन सा है? बौद्ध दर्शन, हमें पता है। ये बौद्ध दर्शन में उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए हैं। 4 आर्य सत्य। आर्य सत्य की बात की जाए तो क्या है आर्य सत्य? आर्य सत्य का अर्थ है दुख, दुख का कारण, दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग। जब ये दुख निरोध का मार्ग बताते हैं तो वहां मार्ग में ये कितने अंग बताते हैं? 8 अंग बताते हैं, जिनको अष्टांगिक मार्ग नाम दिया गया। अष्टांगिक मार्ग। तो यहां पर एक प्रश्न कंफ्यूजन वाला बनता है दोस्तों, अष्टांगिक मार्ग और एक शब्द आपने सुना होगा अष्टांगिक योग। अष्टांग योग, अष्टांग की देन है। अष्टांग योग बात करें तो अष्टांग योग संबंधित है हमारे महर्षि पतंजलि से, योग दर्शन से। योग दर्शन से संबंधित है पतंजलि के अष्टांग योग, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अष्टांगिक मार्ग की बात की जाए तो ये क्या है? इसमें सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक आदि ये जो हैं ये अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत बताए गए हैं महात्मा बुद्ध के द्वारा 4 आर्य सत्यों के अंतर्गत। तो ये हमारा प्रश्न हो जाएगा महात्मा बुद्ध का। कल को प्रश्न यहां से आए तो उसको भी आप तैयार रखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको 10 मुख्य उपनिषदों में शामिल नहीं किया गया है? तो 10 मुख्य उपनिषद कौन से हैं? 10 मुख्य उपनिषद हम जानते हैं, ईश, केन, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय और बृहदारण्यक और छांदोग्य। ये 10 के 10 उपनिषद आपके सिलेबस में भी पूछे गए हैं। यही 10 उपनिषद किसमें है? मुख्य उपनिषदों में शामिल हैं। क्यों है? क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इन पर भाष्य किया था, इस कारण से इनको 10 प्रमुख उपनिषदों में माना जाता है, आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा भाष्य होने के कारण। तो उन्होंने भी 10 उपनिषद माने हैं। तो 10 में अब कौन सा नाम नहीं आया आपका? श्वेताश्वतर नहीं आया। कल को एक ऑप्शन कुछ और मिल जाए, प्रश्न सेम रह सकता है, तो ये प्रश्न आप अच्छे से देख लेंगे। ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, बृहदारण्यक और छांदोग्य, ये 10 जो उपनिषद हैं वो मुख्य हैं, क्योंकि शंकराचार्य जी ने इन पर भाष्य किया था। और श्वेताश्वतर उपनिषद मुख्य नहीं है, मुख्य उपनिषदों में शामिल नहीं है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ किसको अंकित करता है? तो दोस्तों ये जो प्रश्न है ये असल में गलत प्रश्न पूछा गया है। योग जो भगवत गीता है वहां की बात की जाए, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अध्याय है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अध्याय, संन्यास योग, इस नाम से। उस अध्याय का नाम क्या है? 13वां। वहां पर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया गया है। वहां पर बात की जाए तो क्षेत्र कहा गया है इस शरीर को, और इस शरीर को जो जानने वाला है उसे क्या कहा गया है? आत्मा। तो और ये सूत्र में, श्लोक में आता है दोस्तों, है ना। तो इस हिसाब से ये प्रश्न जो है इसका उत्तर इनमें से कोई भी नहीं बैठता। तो क्योंकि यूजीसी के स्टार्टिंग में होते थे बहुत से प्रश्न गलत बोलते थे, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं भगवत गीता में शरीर और आत्मा बोला गया, ये प्रश्न गलत आया था। नेक्स्ट है, केन उपनिषद के अनुसार यक्ष कौन है? केन उपनिषद के अनुसार यक्ष कौन है? ब्रह्म है। ये आपने कथा सुनी होगी, जादूगर के वेश में आता है ब्रह्म देवताओं की परीक्षा लेने के लिए। उद्गीत क्या है? उद्गीत ओम को कहा जाता है, जिसको हम और क्या नाम बोलते हैं? ओम को प्रणव कहा जाता है संस्कृत में। तस्य वाचकः प्रणव है, ये हमने देखा है, योग दर्शन में भी कहा जाता है और अन्य ग्रंथों में भी सेम आता है। भगवत गीता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन शांति की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता? तो कौन प्राप्त नहीं कर सकता? अहंकार विहीन व्यक्ति, माने अहंकार जिसमें नहीं है, वो व्यक्ति। जिसमें अहंकार नहीं है उसकी तो क्या बात करनी, वो तो बिल्कुल ही अहंकार लेस है, तो वो शांति को प्राप्त है। इसका मतलब इच्छा विहीन, जिसमें इच्छा नहीं है वो भी शांति को प्राप्त है। कर्मयोगी भी शांति को प्राप्त रहता है। बट जो विद्वान व्यक्ति अपने आप को विद्वान समझता है, अहंकार समझता है, वह कभी भी शांति को प्राप्त नहीं होता। तो हमारा सटीक उत्तर क्या होगा? हमारा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सटीक हो जाएगा। अध्यात्म प्रसाद किसका परिणाम है? तो ये प्रश्न कहां से? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, प्रश्न है आपके योग दर्शन से।
योग दर्शन में एक प्रश्न आता है, एक सूत्र आता है दूसरे अध्याय का, पहले अध्याय का 47। नाम क्या है उसका? निर्विचार वैशारध्य अध्यात्म प्रसाद है। निर्विचार वैशारध्य अध्यात्म प्रसाद है। निर्विचार वैशारध्य अध्यात्म प्रसाद है, ये आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ? ये योग दर्शन में कहा गया है। निर्विचार समापत्ति से आपको क्या होता है? अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। आगे बात की जाए सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति तत्व के घटक क्या है, तो प्रकृति में क्या पाए जाते हैं? सांख्य दर्शन के अनुसार दो मूल तत्व है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति के घटक पूछे तो प्रकृति में क्या क्या होते हैं? सत्वरजतम होते हैं, त्रिगुणात्मक प्रकृति हम जानते हैं, तो 2 नंबर हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार योग के कितने अंग बताए गए हैं? माने कौन सा योग माना गया है? अष्टांग योग माना गया है। सेम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि को फॉलो किया गया सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी। इसके बाद हम बात करें कुंडलिनी के स्वरूपतः कितने प्रकार सिद्ध सिद्धांत पद्धति में वर्णित है। स्वरूप से पूछे हैं दोस्तों, हमें पता है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में हमने एक तो देखा है प्रबुद्ध और अप्रबुद्ध, या जिसको हम सुषुप्त बोलते हैं। प्रबुद्ध कुंडली उस समय बोला जाता है जब वह जागृत होती है, जाग जाती है। सुषुप्ति में सामान्य अवस्था में कुंडली सोई हुई रहती है। ये तो जागने और सोने के आधार पर कुंडली के अवस्था भेद हो जाते हैं 2 प्रकार से। परंतु यहाँ स्वरूप से पूछें कि स्वरूपतः कितनी भेद की होती है कुंडली, वो 3 प्रकार से होती है। कुंडली की बात की जाए 3 प्रकार से, तो सबसे पहले होती है अधः कुंडलिनी, माने जो नीचे रहती है, सबसे नीचे स्वरूप जिसका नीचे की तरफ है, माने मूलाधार में सोई हुई अवस्था में रहती है वो। अधः शक्ति निकुंचनात्, माने जो निकुंचन से संबंधित है। निकुंच का अर्थ है कि माने उसको हम आकुंचन प्रकुंचन करके ऊपर की तरफ भेजते हैं। दूसरी बात की जाए मध्य शक्ति की, माने कुंडली का एक रूप बताया गया मध्य शक्ति। तो मध्य शक्ति की बात की जाए तो वहां पर कुंडली को हम कह सकते हैं कि ये कुंडली जो है नाभि में चली जाती है, नाभि में जाकर के जो विश्राम करती है, तो हम उसे मध्य शक्ति बोलते हैं। मध्य शक्ति से नाभि में संबंधित हुआ। और तीसरी बात की जाए तो ऊर्ध्व शक्ति, ऊर्ध्व शक्ति निपातेन, यह आपने सुना होगा जब मैंने बताया कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति में ऊर्ध्व शक्ति का निपात होता है, माने जब ऊपर गई हुई कुंडली भ्रूमध्य में जाकर के मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्व शक्ति बोलते हैं। तो 3 जगह पर स्वरूप होता है कुंडली का 3 तरीके से। तो यहां पर उत्तर हमारा क्या होगा? कुंडली के 3 स्वरूप से 3 भेद बताए गए हैं। यहां पर कुंडली के 3 भेद बताए गए हैं। आगे है 11वां नंबर, शिव संहिता के अनुसार सफलता के तत्वों में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जा सकता है? पहले मैं आपको बता देता हूं, शिव संहिता में सफलता प्राप्ति करने के लिए 6 मुख्य तत्व बताए गए हैं। इन 6 तत्वों की अगर बात, तो इन 6 तत्वों में से सबसे पहले क्या होता है? फलिष्यति इति विश्वास है कि फल प्राप्त होगा, यह है दृढ़ विश्वास होना। फल प्राप्ति का दृढ़ विश्वास होना पहला ये है। आपको पता होगा फल प्राप्ति का विश्वास होना पहला ये लक्षण हुआ। दूसरा लक्षण अगर देखा जाए तो श्लोक आपको याद होगा, ये तो प्रथम लक्षण हुआ। द्वितीयम श्रद्धया, माने दूसरा जो है श्रद्धा बोला जाता है, दूसरा लक्षण श्रद्धा है। तीसरी की अगर बात की जाए तो गुरु पूजा। चतुर्थ की बात की जाए तो समता भाव। पंचम लक्षण की बात की जाए तो आप क्या किसको कहेंगे? इंद्रिय निग्रह। तो ये तो हुए हमारे 5 इंद्रिय निग्रह। हमने कितने बताए? 6 बताए गए हैं शिव संहिता में। तो छठा क्या होगा हमारा? छठा जो है षष्ठम से परमिताहारम, माने मिताहार शब्द बोला गया। ये श्लोक है हमारी शिव संहिता में, आप देख सकते हैं। तीसरे अध्याय का जो तीसरा पटल है हमारा शिव संहिता में, उसका कौन से नंबर का श्लोक है? ये लगभग 19 और 20वां, ये 2 श्लोक है शिव संहिता में। वहां पर आप इनको देख सकते हैं। वहां पर 6 के 6 ये क्रमानुसार फल प्राप्ति के क्रम बताए गए हैं। तो इस प्रकार से अब इसमें से हम देखें तो क्या क्या नहीं होगा, है क्या क्या? दृढ़ विश्वास है, बिल्कुल है। आगे इंद्रियों पर नियंत्रण, माने ये रहा और ये दोनों है, इंद्रियों पर नियंत्रण भी है। मिताहार, हाँ जी बिल्कुल मिताहार भी है। तो इन्होंने नहीं पूछा है, तो नहीं के लिए उत्तर देना है। तो हमारा नहीं उत्तर क्या हो जाएगा? यज्ञ। माने इसके लिए अगर हम उत्तर सही सटीक चुनना हो तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? यज्ञ जो है शिव संहिता की सफलता प्राप्ति के तत्वों में शामिल नहीं है। आगे बात करते हैं 12वें नंबर की। इसमें अगर देखें हम पिंड विचार के अंतर्गत सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने आधारों का वर्णन किया गया है? तो आधार कितने हैं? 16 आधारों का वर्णन किया गया है, ये मैंने आपको बता चुका हूं शरीर में। अब बात करते हैं हठ रत्नावली में कितनी शोधन क्रियाएं बताई गई हैं। शोधन माने क्लींजिंग टेक्निक, जिनको हम षटक्रम बोलते हैं। तो पहले मैं बता देता हूं, हठ रत्नावली में अष्टक्रम बोला जाता है, षटक्रम नहीं बोला जाता। अष्टक्रम, अष्टक्रम माने जहां पर 8 क्रम बताए गए हैं। क्लींजिंग टेक्निक, शुद्धि क्रियाएं 8 बताई गई हैं वहां पर, षट क्रियाएं।
जिन्हें हम षटक्रिया कहते हैं हठ प्रदीपिका में गिरण सीता में। क्यों? क्योंकि वहां पर 6 क्लींजिंग टेक्निक बताई जाती है, परंतु हठ रत्नावली एकमात्र ऐसा ग्रंथ है वहां पर क्लींजिंग है, हम जिनको शुद्धि क्रियाएं बोलते हैं, 8 बताई गई हैं। तो कितनी बताई गई हैं? 8 बताई गई है हठ रत्नावली में, जो कि श्रीनिवास जी की रचना है। 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर में फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स में भूमिका निभाता है? एड्रिनल ग्लैंड से जो भी हार्मोन निकलते हैं वो कौन से है? एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन। मैंने आपको बताया है कि ये दोनों के दोनों ही हमारे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में काम आते हैं। फाइट माने या तो हम लड़ेंगे या फिर भाग जाएंगे, माने लड़ो और भागो जो हार्मोन्स होते हैं, माने ये दोनों एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। आपको बताई थी कि एड्रिनल ग्लैंड से जो भी हार्मोन सीक्रेट होंगे वो मेनली स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स, और वही हमारे मेनली किस में काम आते हैं? फाइट और फ्लाइट हार्मोन में। अब ये दोनों के दोनों एड्रिनल ग्लैंड से ही सीक्रेट हो रहे हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए, मैंने आपको जब तैयारी करवाई थी तो आपको ये बात बताई थी कि दोनों जब आ जाएं तो एक चुनना हो तो आप किसको चूज करेंगे? हमेशा ही एड्रेनलिन को। तो दो में से एक चुनना है, अगर दो का जोड़ा चुनना होता तो आप दोनों को चूज करते। अब देखते हैं बाकी हार्मोन। वृद्धि हार्मोन क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन। कहां से सीक्रेट होता है सर? पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ये पिट्यूटरी से होता है, ये हमें पता है। ग्लूकागोन की बात की जाए तो पेनक्रियास होता है, पेनक्रियास से। कौन सी सेल से? अल्फा सेल से होता है। अल्फा सेल से ग्लूकागोन सीक्रेट होता है, जिसका काम क्या होता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देना, ये है ग्लूकागोन का काम। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या होगा? 14 नंबर प्रश्न का। ये यहां पर क्योंकि एक ही चूज करना है तो एड्रेनलिन हमारा राइट आंसर होगा यहां। नेक्स्ट है 15 नंबर। सर्कैडियन रिदम्स के अध्ययन को कहा जाता है। सर्कैडियन रिदम्स माने सर्कैडियन क्लॉक होती है, उसके अध्ययन किया जाता है, उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? तो इसके लिए हम इंग्लिश में चले जाते हैं, तब हमें अच्छे से समझ में आता है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको जब हिंदी में समझ ना आए चीजें तो इंग्लिश जरूर देख लेना। और इंग्लिश वाले विद्यार्थियों को कई बार होता है कि इंग्लिश के वर्ड टफ आ जाते हैं, तो वो हिंदी में देख लें। तो हम एक बार इंग्लिश की तरफ चलते हैं, तो ये अब इंग्लिश में देखेंगे। 15 नंबर, द स्टडी ऑफ सर्कैडियन रिदम्स इज कॉल्ड, मैंने बताया आपको, क्रोनोबायोलॉजी। यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा 2। हमारे जो काम होने होते हैं वो सारे के सारे सर्कैडियन क्लॉक से हमारे कंट्रोल होते हैं। जैसे हमारा स्लीप वेक जो साइकिल है वो कौन कंट्रोल करता है? सर्कैडियन क्लॉक कंट्रोल करती है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में नेक्स्ट टाइम में पूछा जा सकता है। कहां पर पाए जाते हैं ये? हाइपोथैलेमस में। ये प्रश्न भी आपको आना चाहिए। हाइपोथैलेमस में क्या पाया जाता है? सर्कैडियन क्लॉक, जो कि सर्कैडियन रिदम को कंट्रोल करती है। सर्कैडियन रिदम बोले तो स्लीप वेक साइकिल, माने हमारा सोना जागना निश्चित करती है, सबसे मेन फंक्शन इसका। नेक्स्ट है 16 नंबर। कैल्शियम की सर्वाधिक मात्रा किस खाद्य सोर्स में होती है? तो इसके लिए दोस्तों हमें सबका पता होना चाहिए, तभी हम आंसर दे पाएंगे। अगर हम देखें मिल्क की तो 100 ग्राम मिल्क अगर बात की जाए, 100 ग्राम मिल्क की, तो उसमें 125 mg के आसपास कैल्शियम होता है। पालक की बात की जाए, माने स्पिनच जिसको हम बोलते हैं, उसमें अगर देखा जाए तो 100 ग्राम पालक में लगभग 73 mg के कैल्शियम पाया जाता है। रागी की बात की जाए तो नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स में से सबसे ज्यादा अगर लोडेड होता है किसी चीज में तो रागी में होता है, लगभग 344 mg के आसपास होता है दोस्तों। 100 ग्राम रागी के आटे में, रागी फ्लोर में लगभग 344 mg के आसपास जो हमारा कैल्शियम है वह पाया जाता है। केले की बात की जाए तो माने बनानास, उसमें अगर बात की जाए तो 100 ग्राम बनाना के अंदर लगभग 5 mg के आसपास ही कैल्शियम पाया जाता है। तो अब आप आराम से बता सकते हैं कि कौन सा उत्तर सही है। तो आपको पता होना चाहिए, यहां पर अगर देखें तो रागी जो है सबसे ज्यादा इसमें कैल्शियम पाया जा रहा है। तो आपको प्रश्न कैसे आ सकता है? कल को इस प्रश्न में हल्का सा चेंज किया जा सकता है, उत्तर ऑप्शन यही होंगे, प्रश्न यही होंगे। आपसे पूछा जा सकता है कैल्शियम कौन से नॉन डेयरी प्रोडक्ट में किस में सबसे ज्यादा होगा? तो किस में होगा? रागी में। और पूछा जाए डेयरी में से डेयरी प्रोडक्ट कौन सा है, इन्हीं ऑप्शन में दिया जाए डेयरी प्रोडक्ट में कौन सबसे ज्यादा है, तो अब आपका ऑप्शन हो सकता है 1, माने दूध में सबसे ज्यादा है डेयरी प्रोडक्ट की बात की जाए तो, और नॉन डेयरी में रागी सबसे उत्तम है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आगे कल को प्रश्न किस भाषा में आ सकता है वो अभी से तैयारी करनी आपकी जरूरी है। इसके बाद में 17, सकारात्मक अभिवृत्ति, प्रसन्नता, हल्कापन, आध्यात्मिक जागृति आदि चेतना निम्नलिखित में से किसकी विशेषताएं हैं? तो अगर बात की जाए तो ये किससे होते हैं? रजोगुण से बिल्कुल भी नहीं। रजोगुण एक्टिविटी का प्रतीक है। रजोगुण और तमोगुण ये भी एक्टिविटी, कौन सी? नकारात्मक एक्टिविटी का प्रतीक हो जाएंगे। तमोगुण तो अपने आप में नकारात्मक होता है। तो अब आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? सत्व गुण, माने सात्विक गुण ही क्या होता है? सत्वम लघु प्रकाशकम। सत्व गुण जो होता है लघु होता है,
हमने देखा है गीता में लघु होता है और प्रकाशक होता है, और इसी गुण के कारण आध्यात्मिक चेतना जो हमारी विकास होता है। लघु माने हल्कापन आ गया और प्रसन्नता भी लाएगा, और सकारात्मक तो होगा ही, सकारात्मक सत्वगुण, और आध्यात्मिक चेतना में भी ये प्रकाशित करता है, माने चेतना को प्रकाशित करता है। तो इस प्रकार से हमारे 17वें जो प्रश्न है उसका हो जाएगा 2 उत्तर। नेक्स्ट अगर हम बात करें 18 नंबर प्रश्न की, आदि शब्द से आप क्या समझते हैं? आदि, ये प्रश्न कहां से है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आदि की अगर बात की जाए तो आदि जो है योग वासिष्ठ जो है उस ग्रंथ से है, जिसे हम क्या कहते हैं? महारामायण भी कहते हैं, महारामायण। तो कल को प्रश्न केवल इतना पूछा जाए कि आदि व्यादि का किस ग्रंथ में वर्णन किया गया है, तो योग वासिष्ठ में। हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो महारामायण इसे हम कहते हैं। इसमें राम और भगवान योग वशिष्ठ ऋषि हैं, उनके बीच का संवाद है। कहां होता है आदि? ऐसे आप याद रखेंगे, आदि और व्याधि। आदि माने जो मानसिक रूप में, और व्याधि माने जो शारीरिक रूप से हो। तो अब देखिए दोस्तों, टिपिकल कितना बनाया गया प्रश्न को। अन्नमय कोश में शारीरिक विकार, हाँ तो अन्नमय तो शारीरिक होंगे, परंतु आदि से संबंधित नहीं है। मनोमय शरीर में मानसिक और भावनात्मक विकार, ये भी हो सकता है। ये 3 अन्नमय का फिर नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता हमारा, 1 भी नहीं हो सकता। तो 2, 3 और 4 जो है इनमें थोड़ा लिख रहा है। मनोमय कोश में क्या शारीरिक विकार उत्पन्न होंगे? कभी भी नहीं। मनोमय में मानसिक ही विकार उत्पन्न होंगे ना, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो माने अगर ऑप्शन होगा तो हमारा कौन सा होगा? 2 नंबर हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। तो इस प्रकार से एलिमिनेट करके भी हम जब कंफ्यूजन पैदा हो जाए हमारे अंदर तो हम एलिमिनेट करें प्रश्नों को, इजीली उत्तर दे पाएंगे। आगे बात की जाए विश्राम एवं पाचन माने रेस्ट और डाइजेशन किस तंत्रिका तंत्र का अंग है? तो इसका सिंपल है दोस्तों, इंग्लिश अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल उत्तर आ जाएगा आपको। इंग्लिश में हम देखते हैं इसको, द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट एंड डाइजेस्ट। रेस्ट और डाइजेस्ट, आपको मैंने बताया था कि कुत्ता आपके जब भी पीछे पड़ेगा, भागेंगे आप, तो आप भागते हुए क्या होगा? आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम माने आप रेस्ट की पोजीशन में नहीं है, सिंपैथेटिक माने स्ट्रेस में, जब आप रेस्ट में नहीं होते। जब रेस्ट होगा तो डाइजेशन होगा, तब वह कौन सी सिस्टम होगा? आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? आपका 1। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया, जो विद्यार्थी क्लास में रहते हैं डेली उनको अच्छे से पता है इस चीज का, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है 20th नंबर प्रश्न, चयापचय माने मेटाबॉलिक जो सिंड्रोम होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम किन किन का संयोजन होता है? तो आपको कॉमन सेंस याद होगी, मैंने 4 चीजें बताई थी कि एक तो फैट जो होता है हमारी वेस्ट के अराउंड, हमारी कमर पर फैट आ जाता है, पीच शेप या फिर हमारा एप्पल शेप में बॉडी बन जाती है। ऐसे हमारा कमर जो होती है वो ज्यादा चौड़ी हो जाती है, कमर के आसपास फैट ज्यादा आता है, हाथ पतले हो जाते हैं, आपकी छाती पतली होती है, पैर टांगे भी आपकी पतली होती है, बट कमर के अराउंड आपका वेट ज्यादा आ जाता है। नंबर 1 ये हुआ। और आपका जो HDL नाम क्या है इसका? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये हमेशा नॉर्मल स्टेट में बढ़ा हुआ होना चाहिए, बट ये कम हो जाता है, उल्टा हो जाता है इसके नाम के उल्टा। और LDL की बात की जाए तो LDL जो है नाम से क्या है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, कम होना चाहिए, बट ये क्या है? ये बढ़ जाता है, माने उल्टे हो जाते हैं ये। और बात की जाए तो ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल है एक तरह से, है ना, दोनों के दोनों कोलेस्ट्रॉल फैट के टाइप है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? माने इनमें चेंजेस आ गए, माने इसको हम बोलते हैं डिसलिपिडीमिया। ये आपको पता होना चाहिए, डिसलिपिडीमिया माने वसा है जो आपके शरीर में एक विशेष अनुपात में निरी ऊपर नीचे हो चुकी है। आपको कल को डिसलिपिडीमिया भी वर्ड देखने को मिल सकता है। ये आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मेन पार्ट होते हैं। तो अब इस और क्या होता है? हाइपरटेंशन बिल्कुल होता है, हाइपरटेंशन होता है। और देखा जाए तो और डायबिटीज भी इसका एक हिस्सा होता है, डायबिटीज भी हो जाता है। तो ये आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आते हैं ये सारे के सारे। नंबर 1 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया माने HDL और LDL में चेंजेस आना, और फैट के अराउंड, कमर के अराउंड जो आपका वजन है वो इंक्रीज हो जाना, ये होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब आंसर देखते हैं। देखिए बढ़ा हुआ रक्तचाप बिल्कुल होगा, अल्प HDL बिल्कुल ठीक है, ये माने लो HDL हो जाना बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बाकी के ऑप्शन अगर हम देखें, बढ़ा हुआ रक्तचाप, हाई BP और उच्च HDL माने हाई HDL अगर हाई रहे तो फिर कोई समस्या ही नहीं है, ये तो रहना ही चाहिए, मैंने पहले बता दिया हाई रहना चाहिए ये, बट ये उस टाइम में नॉर्मल से कम हो जाता है, नाम से विपरीत हो जाता है, इसलिए गलत है। आगे फिर बात की जाए तो इसमें उदरीय मोटापा गया, बट इसमें फिर हाई HDL कह दिया, तो ये फिर से नॉर्मल स्टेट में होता है। आगे बात की जाए बढ़ा हुआ फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, उच्च HDL, ये फिर HDL की हाई की बात कर दी, तो हाई है तो इसका मतलब ये नॉर्मल स्टेट में है। हमें तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो डिजीज है उसमें देखना है,
तो आपके क्या क्या होंगे, आपका उत्तर नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 21 नंबर, ध्यान का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्ध प्रभाव नहीं है। तो अपने को ये तो सिंपल पता है, स्ट्रेस को कम करता है तनाव, ये हमें सबको पता है, और बीपी को भी नॉर्मल करता है, ये भी पता है। अब दोस्तों ये देखना है कि स्ट्रेस को अगर कम करता है तो स्ट्रेस को बढ़ाता कौन है, माने स्ट्रेस को कम करता है, माने हार्ट रेट आपकी स्लो करता है, आपका बीपी नॉर्मल करता है। तो आपको पता होगा कोर्टिसोल जो हार्मोन है वो स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। मींस जैसे ही आप पे स्ट्रेस आता है तो आपकी गतिविधियां तेज कर देता है, माने आपके हार्ट को कोर्टिसोल बढ़ जाएगा तो हार्ट बीट जो है आपकी फास्ट हो जाएंगी, आपका बीपी फास्ट हो जाएगा, आपकी डाइजेशन है वो बिल्कुल लो हो जाएगा, डाइजेशन है जो बिल्कुल लो हो जाएगा। तो माने कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है जो स्ट्रेस में ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। जैसे आपके पीछे कुत्ता लगा, आपको भागना पड़ा, तो उसके लिए आपकी हार्ट बीट बढ़ा दी गई, आपका ब्रोंकोडायलेशन हो गया, माने आपके जो सांस लेने की जो प्रणालियां थी, श्वास प्रणाल, श्वास पत्ते वो चौड़े हो गए, बीपी बढ़ गया आपका, ये चीजें हो गई। माने उस समय में कोर्टिसोल बढ़ा हुआ है, तो कोर्टिसोल बढ़ा हुआ है इसका मतलब स्ट्रेस जो है आपका बढ़ा हुआ है, पर मेडिटेशन क्या कर रही है, स्ट्रेस को कम कर रही है। मींस ये दोनों वाइस वर्सा है एक दूसरे के। तो ये चीज हमें कोर्टिसोल नहीं हो सकती, हमारी कॉमन सेंस यहीं से काम कर जाएगी। सबको पता है कि स्ट्रेस हमेशा कम होता है मेडिटेशन से, तो कोर्टिसोल जो है ऑटोमेटिकली इस बात है ये भी कम होना चाहिए, तभी तो हमारी हार्ट बीट स्लो होगी, बीपी नॉर्मल होगा, डाइजेशन अच्छे से होगा, है ना। तो मतलब कोर्टिसोल हमारा नहीं हो सकता। तो हो क्या सकता है, हो सकता है हमारा रक्त शर्करा को सामान्य करना, माने 1 2 3 ये तो होते हैं, 4 ऑप्शन हमारा कभी नहीं होगा। माने इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या होगा, अगर हम एग्जाम में सिलेक्ट करें तो हमारा 4 नंबर उत्तर हम सिलेक्ट करेंगे। ये ऑप्शन, ये जो 4 नंबर है हमारा प्रश्न का उत्तर ठीक है, परंतु आपको ध्यान रखना है इन फ्यूचर आपसे पूछा जाएगा। स्ट्रेस को घटाता है, शर्करा को कम करता है, नॉर्मल करता है माने, और बीपी को नॉर्मल करता है, ये मेडिटेशन का मेन फंक्शन है। तो ये तीनों रट लेना है अभी। और ये कहाँ की रिसर्च है, अब आपको रेफरेंस भी तो जरूरी है, हर चीज ऐसे ही तो नहीं पढ़ा सकते, एक्यूरेट ये होगा, हवा में बातें नहीं करता। एस व्यासा का नाम आपने सुना होगा एस व्यासा। इनके एक नाम है आपके सिलेबस में माइंडफुलनेस मेडिटेशन। उसके अंदर इन्होंने एक प्रयोग किया था, इफेक्ट ऑफ माइंडफुलनेस मेडिटेशन ऑन सीरम कोर्टिसोल ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स। तो उसके अंतर्गत उन्होंने ये पाया था कि ये स्ट्रेस को कम कर रहा है, ब्लड शुगर को कम कर रहा है, नॉर्मल कर रहा है। नॉर्मल आप कम करना तो एक तरह से नुकसान भी हो सकता है, अधिक कम कर दे नॉर्मल करता है, बीपी को भी नॉर्मल करता है। तो ये तीनों चीजें सही करता है मेडिटेशन। तो करता क्या नहीं है, कोर्टिसोल को बढ़ाता नहीं है, डिक्रीज करेगा, माने स्ट्रेस कम होगा तो इट मींस कोर्टिसोल भी, एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो भी डिक्रीज होते हैं। नेक्स्ट अगर हम प्रश्न देखें, हठ प्रदीपिका और गेरंड संहिता के अनुसार सूत्र नीति की लंबाई क्या है। तो आपको याद होगा सूत्रम वितस्ति सुस्निग्धम नासा नाले प्रवेशियेत। हठ प्रदीपिका और गेरंड संहिता में सूत्र है सूत्रम वितस्ति, वित्त माने एक वित्त या बलिशत हम बोल सकते हैं, माने 9 इंच, या इसको क्या बोला गया है, वित्त भी बोला गया है, एक वित्त। तो एक वित्त की लंबाई आपको पता होगी 9 इंच। इन फ्यूचर आपको केवल एक वित्त मिल सकता है या एक बालिशत लिखा हुआ मिल सकता है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। माने 1 नंबर जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सटीक सही हो जाएगा। फिर है हठ प्रदीपिका के अनुसार सूत्र नीति किस रोग में लाभकारी नहीं है, किस में लाभकारी है वो देखें पहले। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा कपाल शुद्धि, नेत्र संबंधी विकार और जत्रु ऊर्ध्व रोग। ये तो तीनों क्या है, लाभकारी बताए गए हैं, परंतु हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, जो लाभकारी नहीं है वो पूछा है। तो लाभकारी कौन सा नहीं है, माने 4 नंबर जो है अमलपित्त, इसमें नेति का कोई प्रभाव नहीं है हठ प्रदीपिका के अनुसार। तो हमारा उत्तर इस प्रश्न की डिमांड जो है वो 4 फुलफिल कर रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट देखें, हठ प्रदीपिका के अनुसार वस्त्र धोती की लंबाई क्या है। तो वस्त्र धोती की हम लंबाई की बात करते तो हस्त पंचदशायतम, ये बात कही जाती है, हस्त पंचदशायतम, पंचदशायतम माने 10 और 5 15 हाथ लंबी, 15 हाथ लंबी है ना लेंथ में, और ब्रेथ चतुर अंगुल विस्तारम, ब्रेथ की बात की जाए, विड्थ की बात की जाए तो 4 अंगुल। तो अब दोस्तों, अब आपके सामने एक प्रश्न खड़ा होता है, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है तो समझाया हुआ ये चीज, इसका उत्तर देखते दे देंगे। मैंने बताया कि आपको जरूरी नहीं है कि हाथ के रूप में प्रश्न पूछा जाए, एग्जामिनर आपकी कॉमन सेंस चेक करना चाहता है। आपको ये पता होना चाहिए कि एक हाथ की लंबाई हमारी कितनी होती है, लगभग 1.5 फुट होती है एक हाथ की लंबाई। तो 15 हाथ की कितनी हो जाएगी हमारी, 15 और 7.5 कितनी हो जाएगी, 22.5 फुट हो जाएगी हमारी, 22.5 फुट। तो 22.5 फुट हमारा उत्तर ये ठीक होगा। इस प्रकार से दोस्तों आपके अंदर कॉमन सेंस कूट कूट के भरी हुई होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में सोल्व कर पाते, जेआरएफ ले पाते, अदरवाइज इम्पॉसिबल है।
है ना। तो हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लाभ पश्चिमोत्तानासन का नहीं बताया गया है? तो कौन सा लाभ है जो पश्चिमोत्तानासन का नहीं है? तो कौन कौन से पहले वो देखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सुषुम्ना में प्राण प्रविष्ट करता है, बिल्कुल आगे झुकते हैं। तो आपने देखा होगा हठ प्रदीपिका, मैंने यूट्यूब पर डाल रखी है, अच्छे से देख लिया होगा। और उदर की करता है क्योंकि पेट आगे लगेगा तो वसा पेट कम हो जाता है। जठराग्नि को बढ़ाते हैं, 4 आसन है, चारों के चारों जठराग्नि को मेनली बढ़ाते हैं। तो एक नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा? अम्लता को कम करना, ये नहीं होगा, कॉमन सेंस। तो हमारा ऑप्शन इसके अनुसार क्या हो जाएगा? हमारा 1 नंबर उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमने 1 से 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। इसमें नेक्स्ट वीडियो में आप आगे देखेंगे। थैंक यू सो मच।